स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक अहम रिजल्ट मास वेरिएशन है। आज हम मास वेरिएशन को डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने 1905 में दी, जिसमें उन्होंने मास वेरिएशन के बारे में बात की। आइंस्टाइन के मुताबिक मास एक वेरिएबल क्वांटिटी है। मास इस बात पर डिपेंड करता है कि बॉडी रेस्ट में है या मूव कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी का मास जब वो रेस्ट में होगी या जब वो मूव कर रही होगी तो मुख्तलिफ होगा। यानी जब वो रेस्ट में होगी तब उस बॉडी का मास मुख्तलिफ होगा उस मास से जब वो मूव कर रही होगी। आइंस्टाइन की ये बात हमें कंफ्यूज करती है, क्योंकि हम तो यही समझते हैं कि मास एक फिक्स क्वांटिटी है। तो फिर आइंस्टाइन ने मास को वेरिएबल क्यों कहा? अगर मास एक फिक्स क्वांटिटी है तो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मास वेरिएशन का क्या मतलब है? मास किसी भी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को कहा जाता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी तो हमें यही बताता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर हरकत कर रही हो तो तब तक हरकत करती रहेगी जब तक कोई फोर्स लगाकर उसे अपनी स्टेट चेंज करने पर मजबूर ना कर दिया जाए। इसे ही तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया किसी भी बॉडी के मास पर डिपेंड करता है। जितना किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा उतना ही उसे हरकत करवाना मुश्किल होगा, और अगर वो हरकत कर रही होगी तो उसे रोकना भी उतना ही मुश्किल होगा। यानी इसकी स्टेट को तब्दील करना बहुत मुश्किल होगा। और जितना कोई बॉडी स्लो मूव कर रही होगी उतना ही उसे रोकना भी आसान होता है, और जितना कोई बॉडी फास्ट मूव कर रही हो तो उसे रोकना भी उतना ही मुश्किल होता है। तो हम कह सकते हैं कि इनर्शिया किसी भी बॉडी का रेजिस्टिव बिहेवियर है। जैसा कि ये कार आप देख रहे हैं, इसकी स्पीड जब बहुत स्लो होगी तो इस पर जब हम ब्रेक लगाएंगे तो ये फ़ौरन रुक जाएगी। अब फ़र्ज़ कर लें कि ये बहुत तेज़ स्पीड से हरकत कर रही है। अब इसको रोकने की कोशिश करें तो इसे रोकना मुश्किल होगा, और अगर हम रोकने की कोशिश करेंगे तो कुछ यूं होगा। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मास वेरिएशन का मतलब है कि मास का जो एक रेजिस्टिव बिहेवियर है वो रेजिस्टिव बिहेवियर दरअसल एक वेरिएबल क्वांटिटी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा हो तो इसका मतलब है कि इसका इनर्शिया या रेजिस्टिव बिहेवियर कम है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट फास्ट, बहुत फास्ट, समझ लें स्पीड ऑफ द लाइट से मूव कर रहा हो तो फिर इसका इनर्शिया या रेजिस्टिव बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा होगा। जो बॉडीज़ स्लो स्पीड से मूव कर रही होती इनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए न्यूटनियन मैकेनिक्स हमारी हेल्प करती है, जो कि न्यूटन्स के लॉज पर बेस्ड है। और वो बॉडीज़ जो बहुत फास्ट स्पीड से मूव कर रही हों या फिर स्पीड ऑफ द लाइट के बराबर किसी स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर दें तो फिर आइंस्टाइन की रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स हमारी हेल्प करती है। आइए देखते हैं कि जब बॉडीज़ वेरी फास्ट स्पीड या फिर स्पीड ऑफ द लाइट से मूव करना शुरू कर दें तो फिर न्यूटनियन मैकेनिक्स क्यों फेल हो जाती है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, और इसके अकॉर्डिंग m इज इक्वल टू F/a। यहाँ मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हमने कांस्टेंट रखना है और राइट हैंड साइड पर F और a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, और अगर फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना हो तो लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद क्वांटिटी यानी मास भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। F/a दोनों को कांस्टेंट रेशियो जनरेट करना चाहिए। फ़र्ज़ करें कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स के नतीजे में बॉडी एक्सेलरेट करना शुरू कर देती है। बॉडी की वेलोसिटी 0 से तब्दील होती है, जिसके नतीजे में इसमें एक्सेलरेशन आ जाता है। बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो जितना हम इसको ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे उतनी ही ज़्यादा फोर्स इंजन लगाएगा और गाड़ी ज़्यादा तेज़ी से एक्सेलरेट करती जाएगी। यानी जितनी फोर्स उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a, इसका मतलब है जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये एक सर्टेन लिमिट तक होता है। लेकिन अगर कोई कार हाई वेलोसिटी से हरकत करती चली जाएगी तो एक सर्टेन लिमिट के बाद F और a एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि पहले गाड़ी की स्पीड स्लो होती है, फिर जब हम स्पीड बढ़ाते हैं तो इंजन एक फोर्स लगाता है, जिसके नतीजे में गाड़ी की वेलोसिटी तब्दील होती है और इसमें एक्सेलरेशन आ जाता है। जैसे जैसे वेलोसिटी तब्दील करते हैं एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ होता है, और एक सर्टेन लिमिट के बाद
चेंज इन वेलोसिटी इस रेशो से नहीं हो पाता जिस रेशो से उसे होना चाहिए था ताकि एक्सेलरेशन मज़ीद बढ़ सकता। तो फिर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर फोर्स और एक्सेलरेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहते, क्योंकि जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते हैं तो उस बॉडी में चेंज इन वेलोसिटी उस रेशो से नहीं हो पाता कि एक्सेलरेशन बढ़ सके और एक्सेलरेशन कम होना शुरू हो जाता है। इस इक्वेशन के मुताबिक F/a=m। यहाँ देखें कि एक्सेलरेशन मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मास यानी इनर्शिया यानी बॉडी का रेजिस्टिव बिहेवियर बढ़ता जाएगा और जब एक्सेलरेशन कम होते होते सिफर हो जाएगा तो इस बॉडी का इनर्शिया यानी रेजिस्टिव बिहेवियर भी बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो जाएगा। और जब हमारा ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ द लाइट से मूव करना शुरू कर दे तो अब बेशक आप जितनी मर्जी फोर्स लगा लें, इसमें चेंज इन वेलोसिटी नहीं आएगा क्योंकि स्पीड ऑफ द लाइट तो कांस्टेंट है। और जब आप स्पीड ऑफ द लाइट से मूव करना शुरू कर दें तो अब आपकी स्पीड कांस्टेंट हो चुकी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो अब कोई एक्सेलरेशन भी पैदा नहीं होगा। इस केस में जब हम एक्सेलरेशन को 0 रखेंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी। तो अब मास हमारे पास क्या बन जाएगा? मास इनफाइनाइट हो जाएगा। अब मास के इनफाइनाइट होने का मतलब ये नहीं है कि इसका मास बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया या रेजिस्टिव बिहेवियर इनफाइनाइट हो चुका है। यही वजह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ द लाइट से मूव नहीं कर सकता। वैसे भी लाइट के पार्टिकल यानी फोटॉन्स तो मैसलेस होते हैं, इसलिए हम लाइट की स्पीड को अप्रोच नहीं कर सकते। लाइट की स्पीड को अप्रोच करने के लिए हमें मैसलेस होना पड़ेगा, क्योंकि मैस के होते हुए हम स्पीड ऑफ द लाइट को अप्रोच नहीं कर पाएंगे। अगर हम लाइट की स्पीड को अप्रोच कर भी लें किसी तरह तो क्या होगा? तो एक्सेलरेशन मास को अट्रैक्ट करेगा और हम मास गेन करते जाएंगे और लाइट की स्पीड के आसपास या इस तक पहुंचते पहुंचते हमारा मास यानी रेजिस्टिव बिहेवियर इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट आज तक स्पीड ऑफ द लाइट से मूव नहीं कर पाया है। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मास वेरिएशन को इस फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस फार्मूले में m0 ये मास ऑफ द बॉडी है जब बॉडी रेस्ट पर होगी, जबकि m वो मास है जब बॉडी किसी स्पीड से मूव कर रही हो। क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम उन ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं जो स्पीड ऑफ द लाइट से मूव कर रहे हों। यहाँ बॉडी की स्पीड बढ़ते बढ़ते स्पीड ऑफ द लाइट को अप्रोच कर रही है या स्पीड ऑफ द लाइट को अप्रोच करने की कोशिश कर रही है, और यहाँ v² ये बॉडी की स्पीड होगी। और बॉडी की स्पीड तो चूंकि बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते स्पीड ऑफ द लाइट को अप्रोच कर जाएगी, तो इस फार्मूले में हम v की जगह c को पुट कर देंगे। c² से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 1। अब 1 - 1 तो ये 0 हो जाएगा, 0 का अंडर रूट भी 0 होगा। अब देखें मैथ 0 से डिवाइड हो रहा है। जब भी कोई वैल्यू 0 से डिवाइड हो रही हो तो आंसर इनफाइनाइट हो जाता है। मैथ इनफाइनाइट होने का मतलब है कि जब कोई बॉडी स्पीड ऑफ द लाइट से मूव करेगी तो इसका इनर्शिया या रेजिस्टिव बिहेवियर इनफाइनाइट हो जाएगा। बॉडी का मास इनफाइनाइट नहीं होगा, बल्कि उस बॉडी का इनर्शिया जो किसी भी बॉडी का रेजिस्टिव बिहेवियर होता है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऐसे बॉडी को हरकत करवाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स दरकार होगी। तो इनर्शिया होता है किसी भी बॉडी का रेजिस्टिव बिहेवियर। इनर्शिया का मतलब है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाई जाए और उसे हरकत करने पर मजबूर ना कर दिया जाए, और अगर वो हरकत कर रही हो तो हरकत ही करते रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई फोर्स लगाकर उसे रुकने पर मजबूर ना कर दिया जाए। और जब बॉडीज एक बार मूव करना शुरू कर दें तो उन्हें मुसलसल मूव करवाने के लिए किसी फोर्स की ज़रूरत होती है। ये फोर्स इंजन फ्राहम करता है और बॉडी मुसलसल मूव करती रहती है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ द लाइट को अप्रोच कर जाए और उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया या रेजिस्टिव बिहेवियर इनफाइनाइट हो जाए तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जीज या फोर्सेस की ज़रूरत होगी। शायद इस कायनात की सारी फोर्सेस लगा दी जाएं तो मुमकिन है कि वो ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ द लाइट से मूव करता रहे। इसलिए अभी तक कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ द लाइट को अप्रोच नहीं कर पाया है।